हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावर एंड प्लांट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सुनो, जितने भी आप फ्लावर्स देख रहे हो, सेंट्स, परफ्यूम्स, रिच कलर, जितने भी सुंदर सुंदर आप फूल देख रहे हो ना, आप डेली लाइफ में जितने भी जो प्रोडक्ट्स वगैरह यूज़ कर रहे हो, वो सब किसका रिजल्ट है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ठीक है, इससे हमें क्या मिलता है? अगर रिप्रोडक्शन होगा फ्लावर्स के अंदर तो हमें मिलते हैं फ्रूट्स और सीड मिलते हैं। एंड रिजल्ट क्या होगा? फ्रूट्स एंड सीड। ठीक है, तो फ्लावर हमारे लिए क्या, एक फैसिनेटिंग ऑर्गन है एंजियोस्पर्म्स का। यानी जितने भी जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, फ्लावर उनका एक क्या है? फैसिनेटिंग ऑर्गन होता है। ठीक है, हम जो ह्यूमंस हैं, हमारे काफ़ी इंटीमेट रिलेशनशिप है फ्लावर्स के साथ। ठीक है, क्योंकि हम अपनी फीलिंग्स को कन्वे करते हैं। वो कैसे हो सकते हैं? एस्थेटिक, सोशल, ऑर्नामेंटल, कल्चरल, हम सब जानते हैं। ठीक है, सोशल लाइफ में आप यूज़ कर सकते हो, लाइक किसी की डेथ वगैरह हो गई, वहाँ आप यूज़ कर सकते हो। ऑर्नामेंटल ज्वेलरी वगैरह अलग अलग चीज़ों में आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, हमारे कल्चर्स में भी ये सारी चीज़ें आगे प्रमोट करते हैं हम लोग। अगर मैं बायोलॉजिस्ट की बात करूँ तो देखो, हमारे लिए तो फूल क्या हो गए, बेसिकली हम उनको यूज़ कर रहे हैं डेली लाइफ में। ठीक है, अपनी फीलिंग्स को कन्वे करने के लिए। लेकिन जो रियल में जो बायोलॉजिस्ट होते हैं ना, उनके लिए फ्लावर को ऐसी सुंदरता वाली चीज़ नहीं है। वो क्या मानते हैं कि फ्लावर बस एक एम्ब्रियोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल एक मार्वल है, एक चीज़ है, एक साइट है जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉर्म होता है। दैट्स इट। बाकी इसके अलावा वो लोग कुछ नहीं जानते। ठीक है, फ्लोरिकल्चर क्या होता है? जहाँ पे हम ना ग्रोथ कर रहे हैं, जितने भी जो फ्लावर्स हो गए उसको हम क्या बोलेंगे? फ्लोरिकल्चर। ठीक है, वहीं से हम क्या करवाएंगे? मार्केटिंग करवा देंगे, इसी को बोलते हैं फ्लोरिकल्चर। ठीक है, आगे देखो, फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स और कुछ इवेंट्स देखते हैं कि आखिरकार होता क्या है फर्टिलाइजेशन से पहले। तो पहली बात तो ये है कि प्लांट को आगे क्या बनाना है? फ्लावर। इसके लिए कुछ ना कुछ चेंजेस कराने पड़ेंगे। जैसे कि हम लोगों की बॉडी में चेंजेस होते हैं, छोटे से बच्चे लेके कैसे धीरे धीरे करके वो बड़े हो जाते हैं, इसी तरीके से कुछ ना कुछ हमारे अंदर स्ट्रक्चरल हार्मोनल चेंजेस करवाने पड़ेंगे फ्लावर के अंदर। तब जाके क्या होगा? ग्रोथ डिफरेंशिएशन होगा और फिर फ्लोरल प्राइमोडियम निकलेगा, देन इन्फ्लोरेसेंस होगी, फिर जाके हमारे पास फ्लावर बनेगा। ठीक है, तो हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है और एक होता है फीमेल का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एंड्रोशियम, जिसके पास क्या होता है? स्टैमन से बना रहता है एंड्रोशियम। फीमेल वाले को बोलते हैं गाइनोशियम। राइट, अगर मैं बात करूँ हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की, तो सुनो, वो किससे बना है? स्टैमन से। अब ये ऐसे एक होगा, इसे बोलते हैं एंथर। दोनों पार्ट समझा रही हूँ। अब नीचे क्या है? एक फिलामेंट। अब ये स्ट्रक्चर मैंने आपको समझाया है स्टामन का। यानी कि स्टामन बेसिकली क्या है? देखो, ये रहा, ये वाला क्या पोर्शन हो गया आपके पास? एंथर। और ये क्या है नीचे? फिलामेंट। तो यही है हमारे पास स्टामन। ठीक है, तो एक लॉन्ग स्लेंडर एक स्टॉक होती है नीचे, जिसे हम क्या बोलेंगे? फिलामेंट। और ऊपर क्या जुड़ा है? एंथर। ठीक है, तो लॉन्ग क्या है? स्लेंडर, हमारे पास स्टॉक। अब ये जो मेरे पास जो फिलामेंट है वो फूल में कहीं ना कहीं तो लगी होगी ना, सोचने की बात है। तो जो नीचे का पोर्शन होता है उसे बोलते हैं थैलेमस। थैलेमस मतलब जहाँ से वो फूल से अटैच है। ठीक है, तो थैलेमस कौन सा रीजन है जहाँ पे वो अटैच है मेरे पास फिलामेंट। ठीक है, अब जो नंबर है, लेंथ है स्टैमन की, वेरी कर सकती है। हो सकता है इस फूल के अंदर उसके जो स्टैमन की संख्या वो ज़्यादा हो या किसी के अंदर कम हो। ठीक है, सबकी लेंथ भी डिफरेंट हो सकती है, वेरी कर सकता है स्पीशीज़ टू स्पीशीज़। अब मैं बात करूँ अगर एंथर की, तो एंथर ऐसे है। तो देखो, ये मेरे पास इससे टर्मिनल बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, यानी एक इधर एक लोब इधर। ठीक है, एक इधर बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। ओके, यानी कि मेरे पास क्या है? डाइथिकस है। क्या है? डाइथिकस। क्यों? क्योंकि ये रहा ना बाइलोब्ड, एक ये थी का, एक ये थी का। ठीक है, ये मैंने कब बताया? जब मैंने उसको लॉन्गिट्यूडनल देखा है ना, ऐसे करके जब मैंने उसको देखा तो मुझे लगा वो लॉन्गिट्यूडनल। बट आप इमेजिन करो, आपके पास ना आपके पास दो पेन है। ठीक है, जब आप उनको ऐसे लॉन्गिट्यूडनल देख रहे हो तो आपको दो दिख रहे हैं। देखो, इमेजिन करो, आपके पास ना चार पेन है, वन इसी के पीछे एक दूसरा पेन है, एक यहाँ पे थ्री इसी के पीछे एक चौथा पेन है। ठीक है, बट जब आप उनको लॉन्गिट्यूडनल देख रहे हो तो आपको वो सिर्फ दो दिख रहे हैं। बट जब आप उनको ऐसे ऊपर से ट्रांसफर सेक्शन करके देखोगे तो आपको वो दिखेंगे चार सेक्शन। तो हमारे पास क्या होता है? एंथर होता है बाइलोब, बट जब हम उसको ट्रांसवर्सली कट करके देखते हैं तो हमें उसके अंदर चार लोब दिखते हैं। एक, दो, तीन, कितने? चार। कितने दिखे हमें लोब? 4। तो बेसिकली हमारे पास क्या है? टर्मिनल बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। डाइथिकस अपने पास यानी दो थीका होंगे जो मैंने लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप देखा। एंथर क्या है? 4 साइडेड होता है। टेट्रागोनल क्यों? क्योंकि इसके अंदर चार। देखो, अब जो ये तुम्हारे पास मानो ये है,
ठीक है, एक ये लोब, एक ये लोब, एक ये लोब। अब ये बना मेरे पास 4 माइक्रोस्पोरेंजिया और इसी के अंदर क्या बनते हैं तुम्हारे पास पोलन ग्रेन। तो देखना एंथर क्या होगा 4 साइडेड, इसलिए बोलेंगे टेट्रागोनल। अब माइक्रोस्पोरेंजिया बनते हैं जो कि आगे जाके पोलन सैक के अंदर रहेंगे और फिर आगे बनेगा पोलन ग्रेन। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अगर मैं बात करूँ माइक्रोस्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर की तो वो कैसा होगा। देखो हमने अभी 4 देखे ना, तो मैं एक का स्ट्रक्चर देखना चाहती हूँ कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो देखो हमारे पास क्या होगा बेसिकली, ये देखो ये हमारे पास पूरा माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर दिखा रखा है। ठीक है, तो हमारे पास आउटलाइन क्या होगी इनकी, सर्कुलर ही होगी। कैसे दिखेंगे, हमें सर्कुलर दिखेंगे। ये है हमारे पास। ठीक है, कितनी लेयर्स होती हैं, 4 लेयर्स होती हैं। थीका भी कितने थे, 4 थे। लेयर्स भी कितनी है, 4। नंबर 1 एपिडर्मिस सबसे बाहर की, एंडोथीशियम सबसे अंदर की, मिडिल लेयर एपिडर्मिस और एंडोथीशियम के बीच की लेयर, फिर होती है एक लास्ट टैपेटम। तो लास्ट टैपेटम को लास्ट में देखेंगे। अभी देखते हैं एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और तुम्हारे पास होगी मिडिल लेयर। इन तीनों का काम क्या होता है, आपको प्रोटेक्शन देना, यानी कि अंदर जो आपके पास जो पोलन ग्रेन बनेगा उसको आप प्रोटेक्शन दोगे इन 3 लेयर्स के थ्रू। ठीक है, इसके अलावा वो डेहिसेंस में भी हेल्प करवाता है। डेहिसेंस का मतलब बेसिकली क्या है, जैसे ही आपके पास यहाँ अंदर पोलन ग्रेन बन गए, ठीक है, तो उनको बाहर भी तो निकलना होगा। तो बाहर निकलने के लिए कौन हेल्प करेगा, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडिल लेयर। तीनों की तीनों लेयर आपकी हेल्प करेंगी। ठीक है, तो देखो हमारे पास कैसा है, आउटलाइन है इसकी कैसी, सर्कुलर है। कितनी वॉल्स होती हैं, 4, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर एंड टैपेटम। तो ऊपर की 3 एपिडर्मिस, एंडो और मिडिल लेयर तीनों के तीनों प्रोटेक्शन में हेल्प करती हैं और डेहिसेंस में, ताकि मेरे पास क्या रिलीज हो सके, पोलन रिलीज हो सके। ठीक है, अब मेरे पास बची टैपेटम लेयर। अब देखो टैपेटम लेयर मेरे पास कहाँ प्रेजेंट है, ये आपके टैपेटम। ये टैपेटम क्या करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी किसको, अंदर जो बैठा है जिसको आगे जाके ग्रोथ करनी है, यानी कि ये डेवलपिंग एंथर को हमारे पास क्या देगी, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो सबसे अंदर की लेयर कौन है, टैपेटम। ये क्या करती है, पोलन को नरिश करेगी। इसके पास काफ़ी साइटोप्लाज्म होता है और काफ़ी न्यूक्लियस, क्योंकि देखो जिसके पास खुद ज़्यादा खाना होगा वो तभी ही दूसरे को खिला पाएगा। तो इसके पास काफ़ी डेंस साइटोप्लाज्म है और काफ़ी सारे न्यूक्लियस इसके पास होते हैं। ठीक है, अब जैसे जैसे एंथर यंग होता है ना, तो उसके पास देखो यहाँ जो अंदर है इसके पास क्या भरा है, ये है स्पोरोजीनियस टिश्यू। क्या है, स्पोरोजीनियस टिश्यू। ये जब एंथर यंग होता है तो काफ़ी कॉम्पैक्टली अरेंज होता है, बिल्कुल पास में ही रहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास क्या बना, हमारे पास स्पोरोजीनियस टिश्यू। देखो व्हेन एंथर यंग कॉम्पैक्टली अरेंज सेल, आगे जाके क्या बनाएंगे, स्पोरोजीनियस टिश्यू, जो कि सेंटर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, आगे देखो, तो ये देखो नंबर 1 एपिडर्मिस, फिर एंडोथीशियम, फिर मिडिल लेयर, फिर टैपेटम। क्लियर। अब देखते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब मैं चाहती हूँ कि किस तरीके से जो मेरे जो लोब थे ना 4, उसके अंदर से मैं माइक्रोस्पोर कैसे बनेंगे, माइक्रोस्पोर। ठीक है, तो इसकी फॉर्मेशन हम देखेंगे। तो सबसे पहले सुनो, एंथर जब डेवलप होता है कहाँ से होगा, स्पोरोजेनियस टिश्यू जो मैंने अभी आपको समझाया जो अंदर प्रेजेंट था, वो क्या करेगा, मियोटिक डिवीजन करेगा। क्या करेगा, मियोटिक डिवीजन करेगा, जिसकी वजह से माइक्रोस्पोर टेट्राड बने। ये मैंने आपको पहले बताया था। कितने होते हैं हमारे पास, टेट्रागोनल है ना बेसिकली, तो माइक्रोस्पोर टेट्राड 4 बने हमारे पास। अब जो स्पोरोजेनियस टिश्यू है ये केपेबल है कि सारे को आगे पार्टिसिपेट करवा सकता है। माइक्रोस्पोर टेट्राड हमारे पास बन गए। अब जैसे कि हम लोग अपने पेरेंट्स से आए हैं, इसी तरीके से माइक्रोस्पोर या फिर पोलन ग्रेन कहाँ से आया है, PMC यानी कि पोलन मदर सेल। ठीक है, या माइक्रोस्पोर की अगर मैं बात करूँ, दोनों सेम है, पोलन हो या फिर माइक्रोस्पोर, तो उसको बोलेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, यानी ये भी कहाँ से है, PMC या फिर MMC। सो फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम PMC इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब ये होता है कि फॉर्मेशन को करवाना, किसी ना किसी चीज़ की फॉर्मेशन होना। ठीक है, अब जैसे ही एंथर मैच्योर हो जाएगा तो वहाँ डिहाइड्रेट हो जाएगा, फिर ये जो माइक्रोस्पोर है वो बाहर रिलीज आउट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो माइक्रोस्पोर वो डिसोसिएट होंगे, फिर पोलन ग्रेन बाहर रिलीज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब है पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन क्या है, अब जो हमने देखा कि जो मैच्योर होकर जो बाहर निकला वो है मेल गैमेटोफाइट।
सो पोलन ग्रेन इज मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। इसका साइज, कलर, शेप, साइज वेरी कर सकता है फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज, ठीक है। इस स्पीशीज का हो सकता है अलग हो, दूसरे का अलग हो, ठीक है। शेप कैसे होती है? स्फेरिकल होती है, 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। इसके पास 2 लेयर्स होती है, एक्साइन्स और एक होती है एंटाइन। तो देखो ये आपके पास अंदर न्यूक्लियस बैठा है, तो एक लेयर कौन सी होगी? 2, एक हुई एक्साइन, एक हुई इंटाइन। एक्साइन मतलब बाहर की लेयर, इंटाइन मतलब अंदर की लेयर हो गई, ठीक है। तो सोचने की बात है, एक्साइन यानी कि आप मान के चलो अपने घर को इमेजिन करो, तो हम लोग जब घर बनाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि बाहर के जो बाउंड्री वगैरह वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने, राइट। अंदर के दरवाजों के आप इतनी नहीं सोचते हैं, अंदर के मटेरियल कितना महंगा लगाना, कितना नहीं लगाना, इतना नहीं सोचते। तो सेम एक्साइन हमारे पास काफ़ी हार्ड होती है, बाहर की लेयर है, ये टफ सब्सटेंस से बनी रहती है, जिसको कहते हैं स्पोरोपोलेनिन। बेसिकली ये इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर में भी रह सकता है, ठीक है। इसके ऊपर कोई एसिड का अटैक नहीं होता, कोई एल्कली का, यानी बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो ही नहीं सकता। तो समझ में आ रहा है एक्साइन किससे बनी है? स्पोरोपोलेनिन की वजह से, और इसी की वजह से हमारे काफ़ी सारे सीड खराब नहीं होते हैं, ठीक है। सो हमारे पास क्या है? स्पोरोपोलेनिन प्रेजेंट होती है। इसके पास एक अपर्चर होता है जिसे कहते हैं जर्म पोर। क्या बोलेंगे? जर्म पोर। मानो यहाँ पे एक्साइन है, एक ये ऐसी जगह है जहाँ पे हमारे पास स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट है, इसको बोलते हैं जर्म पोर। अब ये स्पोरोपोलेनिन इसलिए एब्सेंट होती है ताकि यहाँ की चीज़ बाहर आराम से जा सके, ठीक है। नेक्स्ट है इंटाइन। इंटाइन अंदर की लेयर है, काफ़ी पतली होती है, कॉन्टिन्यूस होती है और पैक्टिन और सेलुलोज की बनी होगी, ठीक है। अब कोशिश करते हैं इसके अंदर जाने की। अब तक तो हमने देखी है सिर्फ बाउंड्रीज, ठीक है, कि एक अंदर की लेयर है, एक बाहर की लेयर है। अब देखते हैं उसके अंदर मसाला क्या है, यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या रखा है। सो हमारे पास 2 तरीके की सेल होती है। नंबर 1 इज वेजिटेटिव, नंबर 2 जनरेटिव। वेजिटेटिव सेल के नाम से समझ में आ रहा है कुछ खाने की बात हो रही है। जनरेटिव सेल क्या समझ में आ रहा है? कुछ ना कुछ आगे बनने वाला है। सो देखो ये आपके पास ये एक्साइन इंटाइन वही हो गई, ठीक है। वेजिटेटिव सेल काफ़ी बड़ी है और जनरेटिव सेल देखो छोटी सी है नीचे की तरफ, ठीक है। तो वेजिटेटिव सेल काफ़ी अपने पास बहुत बड़ी साइज़ की होगी, इसके पास काफ़ी फूड होता है, ठीक है। क्यों? ताकि जनरेटिव सेल को फूड दे सके। क्लियर हुआ? तो हमारे पास वेजिटेटिव सेल बिगर होती है, अबंडेंट फूड होता है इसके पास और काफ़ी सारे न्यूक्लियस इसके पास होते हैं। सो ये भी बेसिकली जहाँ टेपेटम वहाँ हेल्प कर रही थी खाने के लिए, तो यहाँ पे ये भी हेल्प करेगी, ठीक है, फूड प्रोवाइड करने के लिए। जनरेटिव सेल काफ़ी छोटी है, वो उल्टा वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर ही फ्लोट कर रही होती है। इसकी कैसी शेप होगी? स्पिंडल शेप्ड होती है इसकी न्यूक्लियस की, ठीक है। डेंस साइटोप्लाज्म होता है और इसके पास न्यूक्लियस होता है। क्लियर? आगे देखते हैं पोलन ग्रेन कब कब शेड होता है। तो पोलन ग्रेन की 2 स्टेज होती हैं, हो सकता है 2 सेल्ड स्टेज पे गिर जाए, हो सकता है 3 सेल्ड स्टेज पे। सो 2 सेल्ड स्टेज पे नॉर्मली 60% आपके पास पोलन ग्रेन शेड हो जाते हैं। कौन सी 2 सेल? मतलब वेजिटेटिव सेल और एक थी जनरेटिव सेल, ठीक है। 3 सेल्ड स्टेज यानी कि वेजिटेटिव सेल तो है ही, लेकिन जो जनरेटिव सेल है वो डिवाइड हो जाती है 2 मेल गैमेट में, एक मेल गैमेट यहाँ, एक मेल गैमेट यहाँ, तो टोटल 1 2 3। तो 3 सेल्ड स्टेज हमारे पास 40% पोलन ग्रेन फॉलो करते हैं, ठीक है। अब पोलन ग्रेन की वजह से एलर्जी वगैरह भी होती है, ठीक है, कुछ ना कुछ ब्रोंकियल एप्लीकेशंस भी होती हैं, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं लाइक अस्थमा, एम्फीसीमिया। ये होता क्यों है? सो बेसिकली हमारे पास एक कैरेट ग्रास होती है जिसे साइंटिफिक नेम है पार्थिनियम, ठीक है, जिसको इंडिया में लाया गया था। हमने जब वीट मंगवाए थे तो बाहर ये बेसिकली वीड स्पीशीज़ आ गई थी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई एलर्जी वगैरह की, ठीक है। तो पोलन प्रोडक्ट्स हम काफ़ी सारे यूज़ कर रहे हैं। अब पोलन की देखो बुराइयां देख ली, अब अच्छाई भी देख लेते हैं। तो पोलन्स काफ़ी न्यूट्रिएंट्स में रिच होते हैं। पोलन्स को पोलन टैबलेट्स की तरह यूज़ कर रहे हैं एज अ फूड सप्लीमेंट, सिरप्स में यूज़ कर रहे हैं काफ़ी सारी फॉरेन कंट्रीज़ में, ठीक है। एथलीट्स यूज़ कर रहे हैं ताकि वो अपनी पावर को इंक्रीज़ कर सकें। तो ये देखो कितनी सारे अलग अलग तरीके से सप्लीमेंट्स हैं, ठीक है। अब देखते हैं पोलन वायबिलिटी। मतलब देखो जैसे हम लोग हैं, हमारी भी एक उम्र होती है कि हम इस टाइम तक रहेंगे, फिर हम लोगों की भी डेथ हो जाएगी। इसी तरीके से पोलन वायबिलिटी का मतलब पोलन की लाइफ स्पैन कब तक है, वो कब तक अपने आप को सर्वाइव कर सकता है, तो वो भी इसकी क्या है, लाइफ स्पैन है। तो जैसे ही वो शेडिंग होगी उनकी, तो क्या होगा, वो स्टिग्मा पे जाके लैंड करेंगे। अब सुनो, मानो एक पोलन की जो लाइफ स्पैन है वो है सिर्फ 1 महीने की। इमेजिन करो, अगर 1 महीने तक उसे कोई भी स्टिग्मा नहीं मिली
तो वो ख़त्म हो जाएगा, तो उसकी वायबिलिटी लॉस हो जाएगी, उसका जो टाइम पीरियड था। सो बेसिकली क्या है, उसको स्टिग्मा पे लैंड करना होता है बिफोर लॉसिंग वायबिलिटी। सो पीरियड ऑफ वायबिलिटी हाईली वेरिएबल हो सकता है किसी का अलग हो, किसी का अलग हो, ठीक है। डिपेंड करता है वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, ह्यूमिडिटी कैसी है। एग्जाम्पल जैसे कि आपके सीरियल्स क्रॉप्स हो गए लाइक राइस, व्हीट, ये अपनी वायबिलिटी 30 मिनट में ख़त्म कर देंगे। मतलब अगर 30 मिनट में इन्हें कोई फीमेल फ्लावर नहीं मिला तो इनकी वायबिलिटी ख़त्म। इसके अलावा कुछ मेरे पास रोजेसी, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी, ये फैमिलीज होती हैं जो कि महीनों तक इनकी वायबिलिटी होती है, ठीक है। इसके अलावा एक आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, पोलन ग्रेन्स हैं उनको हम स्टोर कर सकते हैं काफ़ी सालों के लिए, -196 डिग्री एट लिक्विड नाइट्रोजन, ठीक है। तो अगर आप लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर रखोगे पोलन ग्रेन को -196 डिग्री सेल्सियस पे, तो हमारे पास पोलन ग्रेन कंजर्व रहेंगे काफ़ी सालों तक, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं फीमेल का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो सुनो, गाइनोशियम क्या है, हमारे पास फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। अब गाइनोशियम मेरे पास मोनोकार्पलरी, मल्टीकार्पलरी हो सकते हैं। मतलब मोनोकार्पलरी मतलब जब मेरे पास एक ही यहाँ पे पिस्टल प्रेजेंट हो। मल्टीकार्पलरी मतलब जब मेरे पास काफ़ी सारी प्रेजेंट हो, ठीक है। सो सुनो, मोनोकार्पली एक ही पिस्टल जब प्रेजेंट होती है, मल्टी मोर देन 1 पिस्टल, ठीक है। अब सिनकार्पस एक होता है एपोकार्पस। सो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जितनी भी जो पिस्टल्स हैं वो सारी की सारी मिलजुल के रह रही हैं, सिनकार्पस सिंगिंग कर रही हैं बेसिकली, तो ये क्या होगा, सिनकार्पस होगा। एपोकार्पस यानी कि जिसमें सारी की सारी पिस्टल्स क्या होती है, फ्री बैठी रहेंगी, उसको बोलते हैं एपोकार्पस। तो हमारे पास क्या होगा, गाइनोशियम मोनोकार्पलरी, एक होता है मल्टीकार्पलरी। मोनोकार्पलरी का मतलब अगर एक ही पिस्टल होगी तो मोनो मतलब एक यानी कि सिंगल, मल्टीकार्पलरी यानी जब मेरे पास काफ़ी सारी पिस्टल्स प्रेजेंट होंगे उसे बोलेंगे मल्टीकार्पलरी। अब ये सिनकार्पस कंडीशन में भी हो सकती है, एपोकार्पस में भी। सिनकार्पस जबकि वो फ्यूज्ड होंगी, ठीक है। एपोकार्पस जब सारी के सारी दूर दूर बैठी हैं, अपने आप में मगन है, ठीक है। अब पिस्टल बेसिकली क्या है, हमारे पास पिस्टल के पास 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। सो नंबर 1 ये क्या है, स्टिग्मा। स्टिग्मा ही वो पोर्शन है जहाँ पे पोलन ग्रेन आके लैंडिंग करेगा, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे पोलन ग्रेन आएगा। फिर क्या, एक लंबी सी स्टाइल, नीचे क्या है, ओवरी, ठीक है। अब जैसे वहाँ पे एंथर था, फिर फिलामेंट था, फिलामेंट कहाँ अटैच था, थैलेमस से। सेम इसी तरीके से अब ये जो स्टिग्मा, फिर स्टाइल, फिर ओवरी, अब ये ओवरी का जो नीचे का पोर्शन है वो भी किससे अटैच होगा, थैलेमस से, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखेंगे। आगे देखो, स्टिग्मा क्या है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है काफ़ी सारे पोलन ग्रेन्स के लिए। स्टाइल क्या है, इलॉन्गेटेड स्लेंडर पार्ट है, स्टिग्मा के नीचे होता है। ओवरी क्या है, फूला पार्ट नीचे बेस में होता है। अब ओवरी के अंदर क्या मिलेगा, ओवरियन कैविटी मिलेंगी, ठीक है, काफ़ी सारे लोक्यूल्स होते हैं। प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड कैविटी, ठीक है। सो ओवरी के अंदर ही क्या बैठा है, प्लेसेंटा बैठा है। प्लेसेंटा से काफ़ी सारे माइक्रोस्पोरेंजिया निकलेंगे, जैसे वहाँ निकले थे माइक्रोस्पोर, यहाँ पे निकलेंगे मेगा स्पोरेंजिया। अब इनकी जो नंबर्स वो डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे कि नंबर ऑफ ओव्यूल्स अगर मैं बात करूँ तो एक मिल सकता है वीट के अंदर, पैडी के अंदर, मैंगो के अंदर, और मैनी हो सकते हैं हमारे पास, बहुत सारे हो सकते हैं ओव्यूल, पपाया के अंदर, वाटरमेलन के अंदर और ऑर्किड्स के अंदर, ठीक है। तो सुनो, मेगा स्पोरेंजिया को देखते हैं। जैसे वहाँ माइक्रोस्पोरेंजिया में देखा था, वहाँ पे कितनी लेयर्स थी, 4 लेयर्स प्रेजेंट थी, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, टैपेटम, है ना, मिडिल लेयर। अब देखते हैं मेगा स्पोरेंजियम का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके का हो। तो सोचो, अपने पास ये क्या है, ओव्यूल। अब ओव्यूल को अटैच करने के लिए नीचे कुछ ना कुछ एक बेस देना पड़ेगा जिसे बोलते हैं प्लेसेंटा, ठीक है। अब ओव्यूल को किसने जोड़ा है प्लेसेंटा से, फ्यूनिकल। सो ओव्यूल प्लस आपके पास प्लेसेंटा को कौन जोड़ता है, फ्यूनिकल, ठीक है। अब इस फ्यूनिकल को ओव्यूल से भी तो कोई ना कोई जोड़ रहा होगा, तो उसको बोलते हैं हाइलम, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, हमारे पास ओव्यूल को जोड़ा प्लेसेंटा से, किसने, फ्यूनिकल ने, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ फ्यूनिकल को ओव्यूल से किसने जोड़ा, हाइलम ने, ठीक है। अब जैसे वहाँ पे तुम्हारे पास फूड के लिए प्रेजेंट थी टैपेटम माइक्रोस्पोरेंजियम में, यहाँ पे अंदर बैठा रहता है न्यूसैलस, क्या बोलेंगे, न्यूसैलस, ठीक है। जैसे वहाँ पे बहुत सारी लेयर्स थी, एपिडर्मिस, ये सारी यहाँ पे नहीं होती है, यहाँ पे प्रेजेंट होती है इंटैग्यूमेंट्स। तो ओव्यूल के ऊपर बहुत सारी क्या बैठी रहती है, इंटैग्यूमेंट्स, ठीक है। एक नीचे का एक पोर्शन होता है जहाँ पे इंटैग्यूमेंट्स कवर नहीं होती, यानी पूरे पे होंगी, इतने पोर्शन को छोड़ देंगे, इसको बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड। तो ये आपका स्ट्रक्चर होता है,
ठीक है। तो सुनो, ओव्यूल क्या है, स्मॉल स्ट्रक्चर होता है जो कि प्लेसेंटा से अटैच है, एक डंडी के थ्रू, एक स्टॉक के थ्रू, जिसे बोलते हैं फ्यूनिकल। ठीक है। सो ओव्यूल की बॉडी फ्यूज कर रही है फ्यूनिकल से विद द हेल्प ऑफ हाइलम। ठीक है। हाइलम क्या है, बेसिकली जंक्शन है बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। देखो ये हाइलम है, ये ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच में एक जंक्शन ही तो है ना। ठीक है। सो ओव्यूल के पास एक या दो प्रोटेक्टिव एनवलप्स हो सकते हैं जिसे बोलते हैं इंटेग्यूमेंट्स। अब ये इंटेग्यूमेंट्स पूरे ओव्यूल को कवर करेंगे एक जगह को छोड़ के, जिसे बोलेंगे माइक्रोपाइलर एंड। और इसी के अपोजिट कौन बैठा रहता है, ये एंड क्या होगा, चलाजल एंड। माइक्रोपाइल से दूर चलाजल एंड होगा। ठीक है। फिर क्या होगा हमारे पास, इंटेग्यूमेंट्स के अंदर क्या हो रहा है, न्यूसैलस। ये क्या करता है, फूड रिजर्व करेगा। जैसे वहाँ पे टैपेटम कर रही थी, तो देख रहे हैं हर जगह फूड का एक अलग से सिस्टम बना रखा है। सो न्यूसैलस यहाँ पे फूड रिजर्व करवाएंगे। ठीक है। इसके अंदर क्या बैठा रहता है, न्यूसैलस के अंदर एम्ब्रियो सैक। और एम्ब्रियो सैक को ही बेसिकली हम क्या बोलेंगे, फीमेल गैमेटोफाइट। तो वहाँ पे मेल गैमेटोफाइट कौन था, पोलन ग्रेन। यहाँ पे फीमेल गैमेटोफाइट कौन होगा, एम्ब्रियो सैक होगा। ठीक है। आगे देखो, अब देखें मेगा स्पोरोजेनेसिस। अब ये जैसे कि वहाँ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस थी, माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन हुई थी पीएमसी से, है ना, पोलो मदर सेल से, माइक्रोस्पोर मदर सेल से। इसी तरीके से हमारे पास मेगास्पोर की फॉर्मेशन होगी मेगास्पोर मदर सेल से। ठीक है। तो फॉर्मेशन होगी मेगास्पोर की फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। माइक्रोपाइलर एंड पे एक ही एमएमसी डिफ्रेंशिएट होगी। ठीक है। जो कि जिसके पास आगे जाके बहुत ज़्यादा डाइसाइटोप्लाज्म होता है और खूब सारा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब इसके पास क्या होगा, माइटोसिस होती है। अब हमारे पास उसके अंदर बने थे 4 माइक्रोस्पोर, यहाँ पे भी बनते हैं 4 मेगास्पोर, लेकिन 4 में से 3 तो हो जाते हैं खराब, डिजनरेट, वो आगे पार्टिसिपेट नहीं करते मेगास्पोरोजेनेसिस के अंदर। एक ही फंक्शन होता है जो कि आगे जाके बनाएगा फीमेल गैमेटोफाइट। तो एक की वजह से अगर डेवलपमेंट होगी तो उसको बोलेंगे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ठीक है। तो मोनो एक ही स्पोर की वजह से जब आगे पूरा का पूरा फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा तो उसे बोलेंगे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। देखो हमारे पास एक न्यूक्लियस से अब मैं पूरे के पूरे डेवलपमेंट करवाऊंगी। तो एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बनेंगे पहले, फिर 2 से 4, 4 से 8। और जैसे जैसे न्यूक्लियस डिवाइड होंगे तो वो अलग अलग एंड पे, अपोजिट एंड पे भागेंगे। तो जो नीचे का एंड होगा उसे बोलेंगे माइक्रोपाइलर एंड, जो ऊपर का एंड होगा उसे बोलेंगे चलाजल एंड। ठीक है। तो अब देखते हैं किस तरीके से होगा। तो जो फंक्शन मेगास्पोर है उसने डिवाइड करना स्टार्ट किया माइटोटिकली। सो पहले 2 न्यूक्लियस बने तो बोला 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसेक, फिर दोबारा उसने डिवीजन की तो बना 4 न्यूक्लिएट, फिर फर्दर ऑन डिवीजन की फिर बना 8 न्यूक्लिएट स्टेज। अब इसमें क्या होता है, हमारे पास टोटल बने 8। तो ऊपर भी 3 है हमारे पास सेल्स, नीचे भी 3 है। ठीक है। बीच में क्या है, ये एग सेल, और 2 साइड में कौन होते हैं, सिनर्जिड। ठीक है। ऊपर क्या है, एंटीपोडल, ये तीनों के तीनों क्या है, एंटीपोडल सेल। ठीक है। तो ये चीज याद रखना आप, टोटल बनती है 8। और हमारे पास 6 के पास तो बनती है सेल वॉल, और बाकी जो 2 होते हैं उनके पास कोई भी सेल वॉल की फॉर्मेशन नहीं होती। ठीक है। तो हमारे पास क्या है, बेसिकली देखो 1 2 3, 2 मेरे पास क्या है, यहाँ पे सिनर्जिड्स बैठे हैं। ठीक है। बीच में क्या है, हमारे पास एग सेल्स हैं। सिनर्जिड के ऊपर अलग से बैठे रहते हैं फिलीफॉर्म अपैरेटस, जो कि पोलन ट्यूब को गाइड करवाने में हेल्प करते हैं। ठीक है। इसी के अपोजिट क्या है, एंटीपोडल सेल, जो कि चलाजल एंड पे प्रेजेंट है। बीच में क्या है, 2 न्यूक्लियस जिनके ऊपर कोई भी सेल वॉल की फॉर्मेशन नहीं है, इसको बोलेंगे सेंट्रल सेल या फिर पोलर न्यूक्लियाई, या फिर डिप्लॉयड न्यूक्लियस भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे चीज थी। अब आगे आ जाओ, अब देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा। तो जो 3 सेल्स थी वो तो गई माइक्रोपाइलर एंड पे, जिन्होंने क्या बनाया, एग अपैरेटस। एग अपैरेटस का मतलब 2 हो गए सिनर्जिड, 1 हो गया एग सेल। ठीक है। सिनर्जिड्स के ऊपर बैठी रहती है थिकनिंग, सेलुलर थिकनिंग, जिसे कहते हैं फिलीफॉर्म अपैरेटस, जो कि पोलन ट्यूब को गाइड करेगा कि किस तरीके से एंट्री अंदर करनी है ओवरी के ओव्यूल के पास में। ठीक है। फिर एक सेंट्रल सेल जिसके पास 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। ऊपर होती है 3 सेल्स जिसको बोलते हैं एंटीपोडल सेल, चलाजल एंड के पास में। ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन का मतलब
पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र करवा दो स्टिग्मा के पास में। यानी कि अब बेसिकली हमें क्या करवाना है, पोलन ग्रेन को उड़वाना है हमें एंथर से और कहाँ पे भेजना है हमें, स्टिग्मा के पास में। ठीक है, पॉलिनेशन के काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं। ऑटोगैमी होती है, ऑटोगैमस, फिर हमारे पास जिटोनोगैमी, फिर होगा जीनोगैमी। तो ऑटोगैमी में क्या होता है, बेसिकली हमारे पास एक ही प्लांट है और एक ही फूल है, उसी फूल के अंदर मेल भी है, उसी के अंदर फीमेल भी है। यानी कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर इज नोन एज ऑटोगैमी। ठीक है, ये फ्लावर्स हमेशा ओपन रहते हैं, एक्सपोज होते हैं। ठीक है, अब इनके पास में क्या होगा, ऑटोगैमी कंप्लीटली रेयर होती है। क्यों, सोच के देखो, अगर हमेशा चीज़ खुली रहेगी तो कोई भी आकर अटैक कर सकता है, तो बाहर वाला भी कोई एंथर आ सकता है उस फ्लावर के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑटोगैमी बहुत कम होती है। अब इसको करने के लिए, ऑटोगैमी करवाने के लिए हमें प्रॉपर तालमेल की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, दूसरा, ये दोनों आप एक दूसरे के बिल्कुल नज़दीक होने चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल ऑक्सैरिस कमारेरिस। अब ये 2 तरीके के फ्लावर्स बनाते हैं। तो नंबर 1 चेस्मोगैमस, नंबर 2 क्लिस्टोगैमस। चेस्मोगैमस का मतलब जो हमेशा ओपन रहते हैं। जैसे कि हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि अपने सपनों के पीछे भागो, चेस करो, उन्हें ड्रीम्स को चेस करो। तो चेस्मोगैमस जो कि हमेशा ओपन रहते हैं, उनका एंथर और स्टिग्मा। क्लिस्टोगैमस यानी कि क्लोज, जो हमेशा बंद रहते हैं। तो ज़्यादा चांसेस किसके हैं, सेल्फ पॉलिनेशन क्लिस्टोगैमस में ज़्यादा होगा या फिर चेस्मोगैमस में। नॉर्मल सी बात है, क्लिस्टोगैमस में सेल्फ पॉलिनेशन ज़्यादा होगा क्योंकि वो ओपन ही नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो इसके पास में ये कभी भी ओपन नहीं होते, इनका एंथर और स्टिग्मा हमेशा एक दूसरे के पास में होगा। ठीक है, तो एंथर जब भी वो डाइसेंस उसको करेगा तो अपने साथ वाली स्टिग्मा के ऊपर ही अपना पोलन ग्रेन डालेगा। ठीक है, सो इनवेरिएबली दे आर ऑटोगैमस। ये क्या करते हैं, सीड सेट इवन विदाउट पॉलिनेटर। या ये बेसिकली क्या कह रहे हैं, इनका पॉलिनेशन हो जाता है, यहाँ तक कि इन्हें कोई ज़रूरत भी नहीं है कि कोई पॉलिनेटर आएगा फिर मेरे एंथर को कोई लेके जाएगा, पोलन ग्रेन को फिर जाके किसी स्टिग्मा के ऊपर डालेगा। तो इनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जबकि चेस्मोगैमस फ्लावर हमेशा ओपन रहते हैं, इनके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन ज़्यादा होता है। ठीक, नेक्स्ट है जिटोनोगैमी। जिटोनोगैमी का बेसिकली क्या है, एक तो प्लांट है, यहाँ पे एक फूल गिरा, इस फूल का मेल वाला उड़ के चला गया फीमेल वाले फ्लावर के ऊपर। तो जिटोनोगैमी मतलब ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। सो बेसिकली यहाँ क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन। लेकिन पेड़ तो एक ही है ना, फूल के अंदर जेनेटिक तो बेसिकली डीएनए वगैरह तो सेम है, तो जेनेटिकली दे आर ऑटोगैमस। ठीक है, जीनोगैमी का मतलब बिल्कुल सिचुएशन ही डिफरेंट हो गई। इस ट्री का तुम्हारे पास क्या गया, यहाँ पे मेल वाला दूसरे वाले के ऊपर आ गया, दूसरे वाले प्लांट के ऊपर। सो यहाँ पे डिफरेंट होगा। तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर इज नोन एज जीनोगैमी। तो जेनेटिकली ये क्या है, डिफरेंट है। अब पॉलिनेशन को करवाने के लिए हमें एजेंट चाहिए। ठीक है, तो नंबर 1 है बायोटिक, नंबर 2 है एबायोटिक। बायोटिक में होते हैं एनिमल्स वगैरह, एबायोटिक में होते हैं विंड और वाटर। सबसे ज़्यादा कॉमन होगा विंड। ठीक है, क्योंकि देखो पानी के अंदर तुम कोई चीज़ बहा के देखो, क्या पता बहा के वो कहाँ ले जाए, बहाव पानी का, लेकिन हवा में इतना कुछ ऐसा नहीं होता। ठीक है, सो सुनो, काफ़ी सारे प्लांट हैं जो कि बायोटिक यूज़ करते हैं, बायोटिक एजेंट्स। कुछ ही ऐसे प्लांट हैं जो कि एबायोटिक यूज़ करते होंगे। तो सुनो, हमें कैसे करवाना, तो पोलन ग्रेन को स्टिग्मा के साथ कांटेक्ट में लाना पड़ेगा, चाहे वो दोनों विंड का केस हो या फिर वाटर का हो। तो अब तुम खुद सोचो, अगर मैं विंड वाले की बात करूँ तो हवा में बहुत सारी चीज़ें लॉस भी हो सकती हैं, तो इसीलिए हमें कंपनसेट, ताकि हमारा जो लॉस है उसको कंपनसेट कर सके, इसीलिए हम काफ़ी सारे अमाउंट में पोलन ग्रेन्स रिलीज़ करते हैं। इनकी कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। नंबर 1, ये लाइट होना चाहिए, हवा हल्का होना चाहिए हवा में, ताकि आराम से जा सके। नॉन स्टिकी, कहीं पे इसको चिपकना नहीं है। ठीक है, वेल एक्सपोज, इसकी स्टैमन्स होनी चाहिए। फीदर कैसे, जो स्टिग्मा है वो कैसी होनी चाहिए, फीदरी, ताकि वो आराम से ट्रैप कर ले जो भी इसके आसपास जो पोलन ग्रेन आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, टेसल्स। टेसल्स का मतलब क्या है, जो स्टिग्मा और स्टाइल है ना, वो हमें वेव करते रहते हैं। ठीक है, हिलते रहते हैं ताकि पोलन को वो ट्रैप कर सकें। ठीक है, पानी की अगर मैं बात करूँ तो वो काफ़ी रेयर होता है। 30% जनरा ही यूज़ करते हैं, एल्गी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट। इसमें 3 केस होते हैं, पानी के नीचे बिलो सरफेस, ऑन द सरफेस, अबव सरफेस। अब याद रखो, घास कहाँ होती है, ज़मीन पे। ठीक है, तो ये तुम्हारा पानी का लेवल है, तो ये बिलो सरफेस होगा, जूस्टरा या फिर सी ग्रासेस। ऑन द सरफेस वेलिस्नेरिया, सरफेस पे आके अपना पॉलिनेशन करवाएगा तो होगा वेलिस्नेरिया हाइड्रिला। अबव सरफेस
बिल्कुल सरफेस के ऊपर आ गया उसको बोल देंगे वाटर हियासिंथ और वाटर लिली। देखो पानी बोल रहा है वाटर लिली वाटर हियासिंथ, बट ये पानी के थ्रू नहीं करवाता, ये उनका उल्टा केस है, ये इंसेक्ट्स के थ्रू अपना पॉलिनेशन करवाते हैं। सो वाटर हियासिंथ और वाटर लिली की अगर मैं बात करूँ तो फीमेल फ्लावर पानी के लेवल से ऊपर आ जाता है, फिर पॉलिनेशन करवाता है इंसेक्ट और विंड के थ्रू। वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला की अगर मैं बात करूँ तो ये सरफेस पे आते हैं, ठीक है। अब ये से क्या होता है, बेसिकली ये सरफेस है पानी का, यहाँ पे ये मानो ये फ्लावर है, तो ये फीमेल फ्लावर अपनी स्टॉक को ऊपर लेके आती है और फिर जाके हमारे पास यहाँ पे पॉलिनेशन हो पाता है, ठीक है। तो जैसे ही फीमेल वाला ऊपर आएगा पानी के ऊपर अपनी स्टॉक को लेके, तो पोलन रिलीज हो रहे होंगे उसके वाटर के सरफेस पे, फिर वो आराम से पॉलिनेशन हो जाएगा। और घास का कैसे होगा, वो तो ऑलरेडी वो सबमर्ज रहती हैं पानी के अंदर, तो फीमेल फ्लावर वहीं होगा, मेल वाला डूबते डूबते कहीं ना कहीं से आ रहा होगा, पॉलिनेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये वेलिस्नेरिया का है, देखो ये फीमेल वाला देखो पानी के यहाँ पे आया सरफेस पे, ठीक है, ये इंसेक्ट्स के थ्रू हो रहा है, ओके। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स पानी वाले फ्लावर्स की क्या होनी चाहिए, जो पानी के थ्रू वाटर जो पॉलिनेशन करवाते हैं। सो वो लॉन्ग होने चाहिए, ठीक है, रिबन लाइक होने चाहिए, ताकि वो आराम से पैसिवली फ्लो कर सकें। म्यूसिलेज की कवरिंग होनी चाहिए। अब सोचो तुम्हें कोई पानी में डाल दे तो तुम्हारी स्किन कैसी हो जाएगी, ठीक है। हम किसी खाने वगैरह को डाल देंगे पानी के अंदर, रोटी वगैरह को, तो वो बिल्कुल गल जाएगी, तो इसीलिए हमें म्यूसिलेज की कवरिंग करवानी पड़ेगी ताकि प्रोटेक्शन उसकी हो जाए। दोनों ही, चाहे विंडो या वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर हो, वो कोई भी कलरफुल नहीं होते, क्यों, क्योंकि नॉन लिविंग चीज़ों को कोई मतलब नहीं है कि बाहर से कोई चीज़ कैसी दिख रही है, ठीक है। और ना ही वो कोई नेक्टर रिलीज़ करते हैं, नेक्टर का मतलब कोई भी खाना वो रिलीज़ नहीं करते, ठीक है। सो जितने भी जो बायोटिक एजेंट हैं वो कौन कौन हो सकते हैं, बीज, बटरफ्लाइज, बीटल्स, वेस्प, आंट, मॉथ, बैट्स, सनबर्ड्स, हमिंग बर्ड्स, ये सब हो सकते हैं, ठीक है। इन सब के अंदर जो डोमिनेट है वो कौन होगी, मधुमक्खी, बीज। इसके अलावा कुछ लार्ज एनिमल्स भी होते हैं लाइक प्राइमेट्स, कुछ एर्बोरियल एनिमल्स भी होते हैं, रेवडेंट्स वगैरह, रेप्टाइल्स, जो कि हेल्प करते हैं पॉलिनेशन के अंदर। अब मैं बात करूँ इंसेक्ट पॉलिनेटिव फ्लावर्स की क्या क्वालिटी होगी, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। तो पहली बात तो वो लार्ज होनी चाहिए, ठीक है, कलरफुल होने चाहिए, फ्रेगरेंट होने चाहिए, उनके पास खाना होने चाहिए। भाई देखो इंसेक्ट है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो उसको एक तो वो फ्लावर क्या होने चाहिए, बड़े होने चाहिए ताकि वो आराम से उनको अट्रैक्ट हो जाए उनके पास, कलरफुल होने चाहिए, ठीक है, फ्रेगरेंट खुशबू आनी चाहिए उनके अंदर से, और खाना तो उन्हें मिलना ही चाहिए, तभी तो कोई जाएगा, नहीं तो कोई क्यों जाएगा, ठीक है। सो when flower are small a number of flowers are clustered into inflorescence। जब इनके जो फूल काफ़ी छोटे होते हैं तो वो गुच्छा बना लेते हैं, जिससे इन्फ्लोरेसेंस हमारी आगे बन जाएगी। तो एनिमल्स अट्रैक्ट होते हैं ऐसे फ्लावर्स के थ्रू बाय द कलर, फ्रेगरेंस, ठीक है। ये फ्लावर्स पॉलिनेशन करवाते हैं फ्लाइज के थ्रू, बीटल्स के थ्रू। अब सोच के देखो, अब जो मक्खी होती है वो गंदी जगह पे बैठती है ना, तो कुछ कुछ ऐसे फूल भी होते हैं, ऐसे फ्लावर्स जो कि स्मेल रिलीज़ कर रहे होते हैं, ऑर्डर रिलीज़ कर रहे होते हैं, ताकि वो अट्रैक्ट कर सके कीड़े मकोड़ों को, ठीक है। तो फ्लावर इसके बदले में क्या देते हैं, देखो वो तो पॉलिनेशन करवा रहे हैं, ये बदले में क्या देंगे, नेक्टर्स देंगे, कुछ ना कुछ पोलन प्रोडक्ट्स देंगे, ठीक है। नेक्टर्स मतलब फूड दे रहे हैं बेसिकली, कि भाई तुम खाना खा लो, मेरा पॉलिनेशन करवा दो। तो फ्लावर विजिटर्स कम इन कांटेक्ट, जैसे ही देखो मानो ये एनिमल है, यहाँ पे एक फूल है, ठीक है, ये एनिमल इसके ऊपर गया फूल के ऊपर, ठीक है, तो इसका अब जो एंथर होगा वो इसके ऊपर शेड हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये किसी और फ्लावर के ऊपर जाएगा, फीमेल वाले के ऊपर, तो सारा का सारा एंथर दूसरे वाले फ्लावर के ऊपर झड़ जाएगा। So, flower visitor come in contact, anther and stigma. The body of animal get coating of pollen grain. Animals come in contact with the stigma. फिर इससे क्या होगा, पॉलिनेशन हो जाएगा। तो कुछ स्पीशीज इसके अलावा घर भी प्रोवाइड करती हैं हमारे पास प्लांट्स के अंदर, जिससे कि सामने वाला अपने एग्स को रख सके। तो एग्जाम्पल है अमोर्फोफाइलस, जो कि टॉलेस्ट फ्लावर है, 6 फीट का होता है। दूसरे मॉथ और यूका प्लांट, ये दोनों एक दूसरे के बिना ज़िंदगी अपनी कंप्लीट नहीं कर सकते, क्योंकि मॉथ इसका पॉलिनेशन करवा के देता है, यूका प्लांट बोलता है भाई तू मेरे ओवरी के अंदर अपने एग्स रख सकता है जब तक वो मैच्योर नहीं हो रहे, ठीक है। अब है आउट ब्रीडिंग डिवाइस। काफ़ी सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि हर्माफ्रोडाइट्स हैं। हर्माफ्रोडाइट्स मतलब बेसिकली क्या है, वो उसके पास मेल भी प्रेजेंट है, फीमेल भी प्रेजेंट है, ठीक है। अब बार बार सेल्फ पॉलिनेशन आप करवाए जा रहे हो तो डिप्रेशन आ जाएगा। अब तुम्हें कोई घर में बंद करके रखे बार बार, तो क्या होगा, हम लोग
बिल्कुल बोर हो जाएंगे ना। तो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन यानी कि जब आपने बार बार सेल्फ पॉलिश कंटिन्यू करवाते गए तो उनको क्या हो गया, उन प्लांट को डिप्रेशन आ गया।